अपनी ही जिंदगी पर बनाई गई तहलका खेज भारतीय फिल्म आशिकी 2 की कहानी नवीस पहली बार छुपे राजों से पर्दा उठाती है। भारतीय फिल्म राइटर शगुफ्ता रफीक गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के दौरे पर आई तो उनसे खसूसी गुफ्तगू के लिए उनके होटल पहुंचे। 13 साल की उम्र में अंधेरी गलियों में नाचने से अमली जिंदगी का सफर शुरू किया और फिर 30 साल बाद भारतीय फिल्म आशिकी 2 की राइटर की हैसियत से नाम कमा लिया। ये सफर तय कैसे हुआ? सर, आपको बहुत ताज्जुब होगा, लेकिन जब मैं बहुत ही तकलीफ के वो दिन थे मेरे जिंदगी के, जिनको आप कह रहे हैं अंधेरी गलियां एंड ऑल दैट, उस वक्त मैं यही सोचती थी कि मुझे बड़ा बनना है। माई मदर वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्ट्रेस, तो वो चाहती थी कि मैं एक एक्टर बनूं, तो वो चाइल्ड आर्टिस्ट बनाना चाहती थी मुझे। और उस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर जब मैं बड़ी हुई तो वो मुझे एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। मैंने ट्राई भी किया, शी वांटेड मी टू बिकम एन एक्ट्रेस, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। और तभी वो सफर जहन में शुरू हो गया कि नहीं, लिखना है मुझे। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। ज्यादा पढ़ तो सकी नहीं होंगी, बेशक। फिर राइटर कैसे बन गई? सर, मैं छोटी थी तो झूठ बहुत बोलती थी, इतनी कहानियां बनाती थी। अगर किसी प्रॉब्लम में पड़ गई तो मेरी माँ की डांट से बचने के लिए तो मैं बड़ी अजीब अजीब कहानियां बनाती थी। तो मेरी माँ की सबसे क्लोजेस्ट जो दोस्त थी, उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा झूठ बोलती है ना, ये राइटर बनेगी। सर, मैंने सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की है। लास्ट 2-3 साल में मैं कंटिन्यूस 2-3 बार फेल हुई, तो मैंने अपनी माँ से कह दिया अगर मुझे स्कूल भेजोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इतनी सोचो, मुझे नफरत थी स्कूल से, इतनी घिन आती थी। आप गुजरांवाला में पैदा होने वाली अनवरी बेगम की लय पालक बेटी और भारतीय अदाकारा सईदा खान की बहन है। आपने अपने असली वालिदैन का सुराग लगाने की कोशिश तो की होगी। मुझे 12-13 साल की उम्र तक इस बात का इल्म नहीं था कि मैं एक अडॉप्टेड बच्ची हूँ, लय पालक बच्ची हूँ। मुझे इसका इल्म ही नहीं था। तो मुझे इल्म भी ऐसा बहुत बुरी तरीके से ये बात मुझे बोली गई। जैसे मुझे याद है कि मैं अपने भाई के बच्चों के साथ, जो है बच्चा जैसे आम झगड़ा करता है खेलते खेलते, तो मैं उनसे बात करते करते मैं झगड़ा कर रही थी। तो मेरी भाभी जो थी वो, उनको नहीं अच्छा लगता था कि मैं झगड़ा कर रही हूँ, क्योंकि वो उसके दिमाग में वो बैठी हुई थी बात कि ये हमारी नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड को बार बार कहती थी कि ये क्यों मेरे बच्चों के मुंह लगती है। तो फिर उस दिन मेरे भाई ने मुझे बुलाया कमरे में और इस बुरी तरीके से, इस सख्ती से और बिल्कुल एक जालिम के तरीके से उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम मेरे बच्चों के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती, क्योंकि तुम हमारी अपनी नहीं हो, और ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, ना ये तुम्हारे अपने हैं, और ना ये तुम्हारी भाभी है, ना ये तुम्हारी माँ है। उस दिन पहली बार मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मैं इस घर की नहीं। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, बहुत बच्चा जितना पूछता है उस तरह से, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे डैडी कहाँ है। उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मुझे जवाब देना चाहिए। शी फेल्ट के जो नहीं बताते, यही अब तुम्हारा घर है जो भी है। इस अफवाह में कितनी हकीकत है कि भारतीय अदाकारा सईदा खान दरअसल आपकी बहन नहीं बल्कि आपकी मां थी? एक्चुअली क्या था कि सईदा आपा जो थी, उनका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था। तो लोगों को, जब मेरी माँ ने मुझे अडॉप्ट किया और वो रिलेशनशिप उनका टूट गया, तो जब मम्मी ने मुझे अडॉप्ट किया तो सबने कहा कि ये इसका रिलेशनशिप था किसी के साथ, ये शायद वही बच्चा है जिसको इन्होंने गोद ले लिया, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो वो पहली बार एक्चुअली, ये जब एक झलक मुझे इस बात की हुई कि ये तुम्हारी मम्मी है। कुछ लोग, जैसे इंडस्ट्री में कुछ लोग ये कहते थे, जैसे मैं अपनी माँ के साथ वॉक पे निकलती थी, कहीं जाती और कोई एक्टर मिल गया या कोई एक्ट्रेस मिल गई, तो कहते थे कि अच्छा बेटे, नानी के साथ वॉकिंग कर रही हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बताते तो नहीं थे कुछ। फिर उन्होंने कहा कि नानी के साथ वॉक कर रही हो, तो मैं चुप हो गई। मैंने दिन में अपने बिठा लिया कि मेरी बहन मेरी माँ है, तो मैं अपनी बहन को अपनी माँ की तरह देखने लगी। आपने सईदा खानम से जब मिलती होंगी, अब जब आप जोड़ती हैं सारी रिडल को, मुहिम्मे को जोड़ती हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी मोहब्बत में कुछ ऐसा था जैसे माँ होती है? हाँ,
मैं ये कह सकती हूँ इसलिए क्योंकि एक तो एक आध रिजेम्बलेंस है, जैसे मेरी आवाज उनसे बहुत मिलती है, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने कहा है। और इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो बहुत बिल्कुल दे वेरी श्योर अबाउट इट। इतना मुझे याद है कि दीवानावार प्यार किया है उन्होंने मुझसे। मेरी माँ, जो मेरी एक्चुअल माँ है अनवरी बेगम, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, जब वो मेरे को डांटती थी किसी बात पर तो वो आके लड़ती थी मुझसे। और बहुत मुझसे नहीं, सॉरी, मेरी माँ से लड़ती थी कि क्यों उसको डांटती हो, क्यों उसको चिल्लाती हो, क्यों, बहुत चीख के जाती थी। किसी को मुझसे लड़ने नहीं देती थी, किसी को मुझे कुछ कहने नहीं देती थी। काल गर्ल, दुबई में मुजरे और फिर इस्मत फरोशी तक के गड्ढे में गिरी रहीं। इस दुनिया से निकल कैसे आई? मुश्किल तो बहुत होता है। मैं सर इसलिए निकल आई क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि ये सब मैं सारी जिंदगी तो नहीं करूंगी। वो एक फेज था मेरी लाइफ में जिसने मुझसे सब कुछ करवाया, और मैंने किया भी इसलिए क्योंकि मेरी माँ जो थी, मैं अडॉप्टेड बच्ची थी, उन्होंने मुझे एक जिंदगी दी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया होता तो मेरा क्या होता। वक्त बुरा आया और वही माँ जिसके पास एक जमाने में सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ हुआ करता था, वो इतनी गरीब हो गई कि मैंने उनको हमेशा देखा कि वो किसी ना किसी से पैसे मांगती रहती थी घर को चलाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर अभी नहीं तो कब कब मैं वापस पे बैक कर सकूंगी इस औरत को जिसने मुझे ये जिंदगी दी, जिसकी वजह से आज मैं हूं। तो इसलिए वो एक फोकस था कि मुझे अपनी माँ को वो सब वापस करना है जो उसने मुझे किया, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। जिस्म फरोशी में क्या ज़मीर मलामत नहीं करता था? बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब आप अपनी माँ को बहुत इस भीख मांगते हुए देखते हो ना, जब मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगता था कि ये मेरी अपनी लाइफ क्या, और क्या ज़मीर और क्या ये क्या वो, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, सोचना ही छोड़ दिया मैंने कहा कि अब चाहे गुनाह है तो गुनाह ही सही। बहुत जिल्लत उठाई, उन्होंने बहुत डांटा मुझे और बहुत बातें सुनाई। फिर हमने अपनी, मेरी बहन को उन्होंने बात बताई नहीं। एंड देन शी रियलाइज्ड, क्योंकि उनका वक्त था भी ऐसा कि वो लड़ नहीं पा रही थी। बोले ठीक है, तो तुम समझो, मतलब अब बहुत रिलक्टेंटली, ये नहीं कि हाँ हाँ बेटे ठीक है चलो तुमने ये जगह चुनी। तो वो चुप हो गई। आखिरी दिन कैसे गुजरे? मैं फिल्में नहीं कर रही थी उन दिनों। मैं फिर डांस, मैंने प्रोग्राम्स जो है वो अब्रॉड करने शुरू किए, दुबई वगैरह में, यूएई में जो शोज होते हैं, जो लड़कियां जाती हैं डांस करती हैं डांसर्स के साथ, तो वहां पर होटल्स के अंदर आउटलेट बने होते हैं अलग अलग। फिलिपिनो लड़कियां नाच रही होती, कहीं रशियन नाच रही होती, तो मैं इंडियन बैंड के साथ जाती थी वहां पे और मैं अपने शोज करती थी। तो बहुत पैसे कमाए मैंने उसमें। तो मैं सारी जिंदगी जो भी मेरे पास होता था, आई यूज्ड टू गो एंड गिव इट टू हर। फिर उनको लगा कि मैं प्रोस्टिट्यूशन से निकल गई हूँ और नाउ आई एम डूइंग नाचना गाना, व्हिच इज फाइन विद हर, क्योंकि वो खुद भी एक एक्ट्रेस रही हैं। तो फिर उन्होंने सिर्फ उसको नाच गाने तक के रखा, एंड देन शी वाज ओके विद इट। इस बात में कितनी हकीकत है कि फिल्म आशिकी 2 में कुछ हिस्सा आपकी आप बीती का भी है? जब मैं ये नाच गाने का दौर जब मेरी जिंदगी में आया, तो उस वक्त क्या हुआ, मुझे, मेरे एक क्लाइंट होते थे, जैसे वो नाच गाना देखने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उसका डांस देखने आते हैं, उसका गाना। तो एक क्लाइंट थे मेरे, और मैं उन दिनों बॉम्बे में शो कर रही थी, एंड ही वाज अ वेरी वेरी रिच मैन। तो मेरा नंबर जो है उनके पास गया और हमारी फोन के ऊपर बातचीत शुरू हुई। तो फिर उन्होंने उस वक्त मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक एक्स अमाउंट हर महीने दे दिया करूंगा, तुम अपने घर में बैठो, तुम ये नाच गाना बंद कर दो और तुम स्ट्रगल इन पैसों से करो। और इस बंदे को मैं ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकी। मैंने ये किया है कि वर्स से वर्स झगड़े हुए हमारे कुछ भी, लेकिन मैंने वो राज जो है अपने अंदर ही रखा हमेशा। आई नेवर एक्सपोज्ड हिम टू एनीबॉडी, नोबडी नोज अबाउट हिम। ही वाज देयर इन माय लाइफ, ही केम, ही वेंट, और वो एक, ही इज अ मेमोरी एंड ही इज इन माय माइंड एंड आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट हिम। तो वो घर उसका प्रोटेक्टेड रहा, उसने मेरी जिंदगी बना दी। तो वो राहुल जयकर है। अभी भी दोस्ती है उससे? दोस्ती है। देन वो फिर वो सेटल्ड, ही सेटल्ड, ही इज मैरिड। इसके लिए मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, ये है वो, बट ही केम लाइक एन एंजल इन माय लाइफ। और उन्होंने तो इसके लिए आशिकी 2 में जो कैरेक्टर है राहुल जयकर का, वो मॉडल्ड है उसके ऊपर। तो आप मजहबी भी हैं? मैं 5 वक्त नमाजी हूँ माशाल्लाह, और अगर मिस हो जाए तो कज़ा पढ़ लेती हूँ। क्या मजहब ने आपको उस गड्ढे से निकलने में मदद दी? आई एम सेइंग उसी ने मेरी हेल्प की है।
जब मैं नमाजी हो गई और मेरी जब दीन की तालीम शुरू, मैंने खुद से जो है हदीस लाके पढ़ना शुरू किया, एंड देन आई रेड द इस्लामिक बुक्स, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू आलिम। मैं आलिमों से बात करती थी, उलमा दीन से बात करती थी, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे अल्लाह ताला के बारे में बताइए, मुझे बताइए। तो फिर मेरे एक दोस्त बन गए अल्लाह ताला एक तरह। तो फिर मैंने उसके बाद जो है मैंने देखा कि धीरे 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 कुछ होता चला गया। दुबई में एक पाकिस्तानी आपको दिल दे बैठा, Yes. शादी करीब थी हाँ, कि वो दिल के मर्ज का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। किस्सा क्या था, कौन था? मेरा जब पहला शो दुबई में हुआ, फर्स्ट टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दुबई। इससे पहले मैं कभी गई नहीं थी। जिस दिन मैं लैंड हुई हूँ उसके दूसरे या तीसरे दिन, अच्छा मैं आई वाज वेरी बैड, मैं बहुत अच्छी परफॉर्मर नहीं, मैं डर गई थी वो एटमॉस्फेयर देख के। पहले मुझे पता नहीं था कि लोग सिगरेटें पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बीच में नाचना पड़ेगा, ये सब मुझे नहीं पता था। तो मैंने जब परफॉर्मेंस एक दो चार दिन, मतलब मैंने देखा कि मैं नाच रही हूँ, कोई पैसे भी नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं डरी हुई थी और मैं कॉन्शियस थी। तो ही वॉज अ वेरी एल्डरली मैन। उनकी उम्र उस वक्त मैं जिस मेरा पहला शो था व्हेन आई वाज 27, तब मैं दुबई गई थी, तो ही वॉज अराउंड आई थिंक 45 साल की तब उम्र थी। ही वॉज मच मोर ओल्डर। तो वो वहां पर एक शख्स थे, वो आए हुए थे, एंड देन उन्होंने मुझे देखा और फिर वो चले गए। और फिर 10 मिनट बाद वो शख्स फिर आए वापस, और उन्होंने इतना पैसा दिया, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा कि मुझे लगा कि ये नशा करके आया है शायद आदमी, इसको सनक लग गई है, पता नहीं क्या इतना पैसा क्यों। मैंने फिर सबको बोला कि ये क्यों इतना पैसा क्यों दे रहा है। कहता है, और डांटने लगे मुझे, पागल हो गई है कि 4 दिन से तो पैसे कमाए नहीं, पहली बार पैसे आ रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उस बंदे ने जो इतना ज्यादा पैसा दिया कि होटल अथॉरिटीज ने फिर मुझे उससे मिलने की इजाजत दी। फिर हमारा एक रिलेशनशिप शुरू हुआ, ऐसे ही हम बात करते थे एक दूसरे से। इतनी शिद्दत की मोहब्बत इतनी ज्यादा हो गई कि फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर बोल दिया कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। और हमारे उम्र में 20 साल का फासला था। तो मैंने कहा मैं करूंगी शादी, तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई करने के लिए। तो मेरे जिंदगी में ये जो राहुल जयकर का कैरेक्टर था, आरोही केशव शिर्के मैं ही हूँ, और ये जो दोनों लोग हैं मेरी जिंदगी में आज मुझे निकालना चाहते थे इसमें से, मैंने उन दोनों को एक ट्रिब्यूट पे किया इस फिल्म से। भारत में कई लोग आपको सीक्वल क्वीन भी कहते हैं। जिस्म 2, राज 2, मर्डर 2, आशिकी 2, ये हर एक फिल्म के साथ आप 2-3 क्यों लगा देती हैं? मैं नहीं लगाती हूँ सर। वो क्या था, एक दौर ऐसा आया था कि हमारी काफी फिल्में फ्लॉप हो रही थी उस वक्त। तो हमने क्या सोचा, जितने भी हमारे ब्रांड्स थे जो फिल्में सक्सेसफुल हो गई थी, जैसे राज 1 जो थी, जो पहले बनी थी वो हिट थी, मर्डर हमारी हिट थी, तो हमने कहा चलो हमारे ही अपनी फिल्मों को 2-3 लगा के जो बनाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने, जो कंपनी ने मुझे फिर 3, 4, 2 की जैसे बिल्कुल वो रेलगाड़ी शुरू हो गई और सारे डब्बे कनेक्ट हो गए मुझसे। तो तब से मुझे कुछ जर्नलिस्ट सीक्वल क्वीन बुलाने लग गए। एक तरफ तो बड़ी तख्लीकी फिल्में भी बनती हैं, दूसरी तरफ भारत में भी बहुत सी फिल्में कॉपी या डब्बा होती हैं। क्या लोग इसे वहां बुरा नहीं समझते? बहुत गालियां पड़ती है, इतनी गालियां पड़ती है, पर मैं क्या करूं। मुझे अगर एक प्रोड्यूसर बोलेगा देखो भैया ये फिल्म है, हमें इस तरह की फिल्म चाहिए या कुछ, तो फिर ये राइटर जो है पहले ही बहुत ही उसकी बुरी हालत है, दशा पूरी दुनिया भर में आप देख लीजिए, तो हम मजबूर होके जो है वो कर लेते हैं। भारत में एक फिल्म के राइटर को कितने पैसे मिलते हैं? अगर 2 करोड़ की फिल्म होगी तो वो 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप 15 इस करोड़पति हो तरह। चुकी हैं? नहीं सर, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरी फिल्में इतनी नहीं चली थी। मेरी हाल फिलहाल कुछ सालों से कुछ फिल्में चलने लग गई है, और मैं महेश भट्ट साहब के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया है, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे उनसे जो है ज्यादा पैसे लेने चाहिए, क्योंकि वो मेरा घर है, उन लोगों ने मुझे मौका दिया। भारतीय फिल्म साज महेश भट्ट और आपका जन्मदिन एक है, आप उनकी कंपनी की राइटर भी हैं, क्या इसके अलावा भी आप दोनों में कुछ है? मैं बताऊं, भट्ट साहब और मैं, हम सोलमेट्स हैं, और ये कोई भी इसको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। सोलमेट्स इन द सेंस के उनका मेरा पास्ट बिल्कुल एक जैसा है, हमारी डेट ऑफ बर्थ तो एक है ही। मेरी माँ की शादी मेरे बाप से नहीं हुई थी, ये कहानी तो है ही। उनकी भी मम्मी की शादी उनके डैड से नहीं हुई थी, या हुई भी तो छुपाया गया था। वो इलेजिटिमेसी का लेबल उनको लगा हुआ था, मुझे लगा हुआ था।
तो हम जैसे वो दो छोटे बच्चे जो होते हैं एक ही खानदान के जो बिछड़ गए बचपन में, उस तरह के एक हम इस तरह से हैं। हम तो पूरा दिन हंसते बोलते हैं, मजाक करते रहते हैं, जोक्स करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, एंड ही रिलाइज ऑन मी ऑन सर्टन काइंड ऑफ फिल्म्स। तो लाजमी है कि लोगों को लगता है कि कोई इस किस्म का कुछ होगा, लेकिन मेरा तो राहुल जयकर कोई और ही है। मैं कह रही, मैं एक्सपोज नहीं कर रही हूँ उसको, और बेचारे भट्ट साहब लपेटे में कभी ना कभी, ऐसा बड़े पैमाने पर तो नहीं, पर कभी ना कभी लोग ये सवाल उठा ही लेते हैं कि इतने सालों का अगर ताल्लुक है तो कुछ होगा। लेकिन मेरा राहुल जयकर जो है, जिसके साथ मेरा इतना लंबा ताल्लुक है, ही इज द ओनली पर्सन इन माई लाइफ। मर्दों को धोखेबाज समझती हैं, इसीलिए शादी नहीं की? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने बहुत से जो देखे, ज्यादातर के जो देखे हैं लोग, जो बहुत दिन के वक्त उनका एक अपीयरेंस होता है, बहुत ही अच्छा होता है, फैमिली के साथ बैठे हो रहे हैं और नाश्ते खा रहे हो रहे हैं, बड़े सिंपल से होते हैं। उनका एक फ्लिप साइड देखा है, बिल्कुल एक अलग ही उनका एक साइड है। शाम को जब यहाँ आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, जबान अलग होती है, उनका लहजा अलग होता है, बिल्कुल तहजीब से पेश नहीं आना, बदतमीजी करना। और बहुत ही थोड़े से लोग हैं जो बहुत अच्छे से पेश आते थे हमारे साथ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देयर आर कैटेगरीज, देयर आर अच्छे भी मर्द हैं, बुरे भी मर्द हैं। पाकिस्तानी अदाकारा मीरा से मिली हैं और पाकिस्तानी अदाकाराओं को भी देखा होगा, पाकिस्तानी और भारतीय अदाकाराओं में क्या फर्क है? एज एक्टर्स उनमें कोई फर्क नहीं है, उनकी वही लॉन्गिंग है, यहाँ भी वही लॉन्गिंग है, वहाँ भी वही है कि काम करते रहना है, वही प्यास है। लेकिन क्या होता है कि सीन्स बदल रहे हैं, डायरेक्टर्स की प्रेफरेंसेस होती हैं, चॉइसेस होते हैं, इस हिसाब से वो कास्टिंग वगैरह करते रहते हैं, जो भी है। दो पाकिस्तानी अदाकाराएं मीरा और वीना मलिक भारत में काम कर रही हैं, उनको कैसा देखती हैं? उनको वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिस तरह शायद उन्हें मिल पाती। मैं उन्हें बहुत खूबसूरत औरतें समझती हूँ, दे वेरी ब्यूटीफुल वुमेन और टैलेंटेड औरतें हैं। पाकिस्तान में तो फिल्म को जवाल है, क्या आपके आने का मकसद यहाँ किसी के साथ मुश्तरका फिल्म साजी है या कुछ और है? मैं एक्चुअली आई ही इसलिए हूँ, मैं लोगों से मिलना चाह रही हूँ जो इंटरेस्टेड हैं हिंदुस्तान के साथ टाई अप करके फिल्में बनाने में। और लेकिन मैं सो फार अभी तक कामयाब नहीं रही हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ हमारी तरफ से कभी कभी वीजा की प्रॉब्लम्स आ जाती है, इश्यूज ट्रैवलिंग के आ जाते हैं। मादाम नूरजहां का मशहूर गाना जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, आपका पसंदीदा गाना है, क्यों? बिकॉज वो मेरी चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है।